हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो संडे को टेस्ट हुआ था आपका 150 नंबर का, जिसमें हम लोगों ने पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। एक तरीके से आपका पूरा टीईटी का मॉडल पेपर था। उसमें जो मैथ्स का सेक्शन था, सेक्शन नंबर 2, तो उसके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करने वाले, क्योंकि कुछ डाउट वगैरह भी आ रहे थे, तो सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने ये टेस्ट नहीं लगाया तो आप इस सेशन को अटेंड ना करें। सबसे पहले आप पूरा टेस्ट लगा कर आइए 150 नंबर का, अपने प्रॉपर 150 मिनट के साथ उस टेस्ट को लगाइए। ठीक है, उसके बाद आप इस सेशन को चेक करें। और आपको यदि टेस्ट लगाना है तो आप नेट पर जाकर सर्च करेंगे, गूगल पर जाकर सर्च करेंगे ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी करके। सबसे जो आपका पहला पेज ओपन होगा, राइट, ये जो सबसे फ्रंट में आपको दिख रहा है globalworldacademy.com, इस पर जाकर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे ही आप एग्जाम के अंदर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या फिर आपको होम पेज पर ये दिख रहा होगा टेट मॉडल पेपर करके, जिसको अभी हाईलाइट किया है। ठीक है, तो ये आपका टेट मॉडल पेपर है। यदि आपने इस पर क्लिक किया तो डायरेक्टली आपका पेपर ओपन हो जाएगा। और यदि आप एग्जाम में भी जाते हैं तो एग्जाम में आपको दूसरे नंबर पर यही वाली चीज़ दिखाई देगी। सबसे पहले जो आपको DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आपका यहाँ पर अपलोड किया गया। और टेट मॉडल पेपर को यदि आप ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक है, इस पर आप जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका पूरा पेपर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप 150 नंबर के सारे क्वेश्चन लगा लें। अंग्रेजी वाले अपने अंग्रेजी का लगाएंगे, संस्कृत वाले अपने संस्कृत का पेपर लगा लेंगे। ठीक है, टोटल 180 है, 30-30 नंबर के संस्कृत अंग्रेजी हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से आप सेट कर लें। उसके बाद ही आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सारे ही आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर चेक कर सकते हो। और आज जो है हम लोग यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक कीड़ा जो है एक घने कमरे के किनारे A से B तक की दूरी जो है 4 सेकेंड में ट्रेवल करता है, मतलब उस दूरी को तय करने में उसको 4 सेकेंड लगते हैं। डायगोनली बात की जा रही है। ठीक है, तो 4 सेकेंड लग रहे हैं, जहाँ A व B जो है विकर्णीय रूप से विपरीत किनारे हैं। ठीक है, और कमरे की भुजा हम लोगों को बताई गई है 4 मीटर है। हमें निकालना है कीड़े की चाल। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो सबसे पहले दिया हुआ है, अगर नहीं एकदम से नहीं चीज़ें क्लिक करती है तो जो दिया हुआ है उन चीज़ों को आप लिख लें। और यदि आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई स्टेप का नंबर तो मिलता नहीं है, डायरेक्टली एक नंबर मिलेगा जो कि राइट आंसर का होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। ठीक है, तो समय आपको दिया हुआ है, यानी कि टाइम आपको दिया हुआ है 4 सेकेंड का, जो भी चीज़ें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। A और B जो है हमारे विकर्ण ही विपरीत है, यानी कि हमें विकर्ण का फॉर्मूला, डायगोनल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और घन की बात करिए तो घन के विकर्ण की ही बात कर लेंगे। A√3 होता है। और भुजा हम लोगों को यहाँ पर दे रखी है, भुजा कितनी है, कमरे की भुजा जो है 4 मीटर है। तो घन का जो विकर्ण है, यानी कि जो कीड़े के द्वारा तय की गई दूरी है, या तो आप इसको दूरी बोल लें जो कि उसने डायगोनली तय करी है, मतलब कीड़ा इस तरीके से कुछ उड़ रहा है तो A√3 होगी। तो यहाँ पर जो कीड़े के द्वारा तय की गई दूरी है विकर्णतः, वो कितनी हो जाएगी, 4√3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, चाल निकालना है। लेकिन हम लोगों को पता है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, और वी कैन से दैट डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है चाल का फॉर्मूला। अब आप चीज़ों को रखें, है ना। स्पीड दिया हुआ है, स्पीड आपको निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस अभी आपने निकाली है विकर्णता विपरीत वाली 4√3, और समय आपको कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड में उड़ता है, तो ये आपका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, मतलब स्पीड आ जाएगी मीटर प्रति सेकेंड के फॉर्म में, 4 से 4 कट गया, √3 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप सभी ने यही आंसर किया होगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ था, हमें समय दिया हुआ था 4 सेकेंड का, और भुजा दी हुई थी 4 की। तो हमने यहाँ पर विकर्णता, यहाँ पर लिखा है विकर्णता विपरीत है। ठीक है, तो ये 4√3 इसका विकर्णता विपरीत की कंडीशन आ गई। और उसके बाद हम लोगों को बोला गया था स्पीड निकालिए, तो ये विकर्णता विपरीत इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, और टाइम अपन को दिया हुआ है 4, ये √3 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, सेकेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये रहा। चलो सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन है। एक घोड़ा एवं एक कुत्ता जो है प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा गया, मतलब दोनों को कितने रुपए में बेचा गया, 12,000 रुपये में बेचा गया। घोड़े को 20% की हानि पर बेचा गया, और कुत्ते को जो है 20% के लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, एक को हानि पर और एक को लाभ पर बेचा गया। तो आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट लॉस यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डॉग और हॉर्स, दोनों को कितने में बेचा गया, 12,000 रुपये में।
बेचा गया, मतलब टोटल एसपी जो है यानी कि जो टोटल विक्रय मूल्य है वो कितना बन गया, 24,000 रुपये का बन गया। ठीक है, अब अपन यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लेंगे और फिर पता कर लेंगे कि हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या बोला गया कि ये जो डॉग था 12,000 रुपये में जिसको आप बेचे हो, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूला में दिक्कत होती है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, यही होता है। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एसपी सीपी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ये आपका एसपी दिया हुआ है सीपी 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। अभी आपके पास एसपी की वैल्यू है क्योंकि 12,000 रुपये है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, सीपी निकालना, तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं क्या, एसपी इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू सीपी। ठीक है, तो ये 12,000 रुपये आपका क्या हो गया, यहाँ पर डॉग का विक्रय मूल्य हो गया। सीपी आपको अभी तक पता नहीं है। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि इसको कितने की हानि पर बेचा गया था, घोड़े को 20% की हानि पर और कुत्ते को 20% के लाभ पर बेचा गया। 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 बाय 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी सीपी की वैल्यू आ जाएगी 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120। 120 से ये 120 आपका कट जाएगा। 1,000 रुपये हम लोग यहाँ पर यदि देखें, 12 से 12 कट गया, 10 से 10 कट गया, 10,000 रुपये आपका इसका सीपी आ जाएगा, किसका, डॉग का, है ना, कुत्ते का। और यदि हम लोग यहाँ पर बात करें हॉर्स की, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हॉर्स की बात करें तो हॉर्स को 20% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, सीपी हमें पता नहीं, 20% की हानि या तो यहाँ पर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, तो हम लोग 80 बाय 100 कर लेंगे, क्योंकि 100 में से 20% की हानि हो गई, मतलब 80 ही बचेगा। तो ये हो गया आपका 12,000, ऊपर आपका 100 बचा है, नीचे आपका 80 बचा है, ये आपका हो गया सीपी। 10 से 10 कट कर लेते हैं, 8 से काट लेते हैं, 8 8 5 40 15, तो ये कितना हो गया, 15,000 रुपये इसका सीपी आ गया। तो टोटल हम लोग यदि सीपी निकालें हॉर्स का, यानी कि क्रय मूल्य निकालें हम लोग कुत्ते का और घोड़े का, तो टोटल क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 15 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 25,000। 15,000 प्लस 10,000 25,000। ठीक है, तो सीपी कितना आ गया, 25,000, और टोटल एसपी हम लोगों ने निकाला था 12,000 दोनों का है, तो टोटल एसपी कितना हो गया, 24,000 का हो गया। अब आपने देखो कि 25,000 रुपये में आप किसी भी चीज़ को खरीद रहे हो और 24,000 में उसको बेच रहे हो, मतलब 1,000 रुपये का आपने क्या कर लिया है, नुकसान कर लिया है अपना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीज़ों को बेचा गया है 1,000 रुपये के नुकसान पर। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से। एक बार और यदि आप इसको देखना चाहें, मैं शॉर्ट में यहाँ पर ऊपर की साइड सॉल्व कर रही हूँ। एसपी हम लोगों को यहाँ पर हम लोग मान लेते घोड़ा और यहाँ पर मान लेते कुत्ता, दोनों का एसपी कितना है, 12,000 रुपये इसका, 12,000 रुपये इसका। इसको बेचा गया 20% की हानि पर यानी कि 80 पर। ठीक है, घोड़े को ही, और कुत्ते को बेचा गया 120 यानी कि 20% के लाभ पर। बस आपको फॉर्मूला लगाना था, 12,000 80 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, और 12,000 यदि 120 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा। यदि आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं तो वो पूरा फॉर्मूला नहीं लगाओ, क्योंकि ये विक्रय मूल्य इतने के बराबर है, और यदि हम लोग 100 के टर्म्स में कंसीडर कर रहे हैं तो 80 मान लो, है ना, 20% की हानि पर बेचा गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25,000 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 24,000 है, मतलब 1,000 रुपये की हानि यहाँ पर इस व्यक्ति को हुई है घोड़े और कुत्ते को बेचने के चक्कर में। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। देखो अगला प्रश्न क्या बोल रहा था, बहुत ही आसान था। 3488 को 12 से भाग करने पर जो शेषफल आपको प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर शेषफल देखना है ना। बहुत सारी बार गलती हो कि हम लोग भागफल चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ऑप्शन के हिसाब से आपको पता चल ही गया होगा, नहीं तो लेंदी ऑप्शन होते तो हम लोग भागफल भी चेक करके वो आंसर करके आ जाते। 2478 को 11 से भाग देने पर जो एक शेषफल बचेगा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो भाग लगाइए, 12 दूना 24 होते हैं, 10 बचा, 12 5 60 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108। ठीक है, अब भाग नहीं गया 0, तो शेषफल कितना बचा, हमें मेजरली शेषफल से ही काम था, तो इधर तो आपका 8 शेषफल बचा, इसमें से हम माइनस करेंगे इसको। 11 दूना 22, 2 बचा, 11 दूना 22। ठीक है, ये 11 5 55 और यहाँ पर 58 है। ठीक है, अब कितना और बच गया, 58 में से 55 गया तो 3 बच गया, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। 5 आपका यहाँ पर बोल सकते हैं इन दोनों के शेषफल का अंतर है। शेषफल क्या होता है, जो बच जाता है। ठीक है, तो 3488 को 12 से भाग लगाया तो 8 बच गया, और 2478 को 11 से भाग लगाया तो 55 था तो 3 बच गया, 8 में से 3 गया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपको क्या पूछ रहा था, समय निकालना था। एक समय की बात यहाँ पर की गई थी कि एक रेलगाड़ी जो है पी से क्यू तक जाती है,
इस तरीके से P से Q तक जाती है, 8:18 AM पर वो शुरू करती है और 10:28 PM पर वो पहुंचती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ होता तो उसने 23-24 बजानी थी ट्रेन के अंदर, लेकिन उसने AM PM के अंदर कंसीडर कर लिया, मतलब दिन रात वाली कंडीशन है, अच्छा खासा लंबा समय लगेगा। 8:18 से 10:28 पर रात को वो पहुंची है। तो आप ये देखिए कि 8:18 सुबह के हो रहे हैं और जस्ट 12 घंटे बाद हो रहे होंगे 8:18 रात के। तो टोटल 12 घंटे तो यहाँ पर हो गए। इसके बाद 2 घंटे और काउंट कर लो, 9:18 और 10:18। ठीक है, तो ये 2 घंटे और काउंट कर लिए, तो टोटल कितने घंटे बन गए? 14 घंटे बन गए। अब ये 18 मिनट है और हम लोगों को 28 मिनट पर पहुँचे, मतलब 10 मिनट और लेट पहुँचे, तो 14 घंटे और 10 मिनट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आए तो आप इसे 1-1 घंटा भी काउंट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे देख लीजिए ना कि सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे में कितने का अंतर होता है? 12 घंटे का अंतर होता है। तो सुबह के 8 से रात के 8 बज चुके, मतलब हम लोग 12 घंटे ट्रेन के अंदर निकाल चुके हैं। लेकिन हम लोग अभी भी नहीं पहुँचे, 8:18 पर भी नहीं पहुँचे, हम लोग 9:18 पर भी ट्रेन में थे और 10:18 पर भी ट्रेन में थे। अब बज चुके हैं 10:18, लेकिन हम तो 28 मिनट पर पहुँचे, यानी कि 18 मिनट और 28 मिनट के बीच का डिफरेंस 10 मिनट का होता है। 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे और 14 घंटे और उसके साथ 10 मिनट हम लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया है P से Q तक पहुंचने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे ये बोल रहा है कि जिन बालकों को वाचन, लिखने, वर्तनी में कठिनाई अथवा भाषा को समझने में कठिनाई आती है, वे डिसलेक्सिया से बोलते हैं ना, पीड़ित होते हैं या ग्रसित होते हैं, क्योंकि पढ़ने संबंधी समस्या हमारी डिसलेक्सिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। देखो ये भी आपका वही पेडागोजी का ही प्रश्न है कि श्री मनीष ने सिमेट्री की अवधारणा को समझाने के लिए स्पष्ट करते हुए बहुत सारे जोड़ तोड़ मैथ्स लैब गतिविधियों और आईसीटी गतिविधियां, वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हम लोग मैट लैब वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करके बच्चों को नई नई सिमेट्रिकल जो अवधारणाएँ होती है उसको समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई, सममिति की अवधारणा को समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो टीचर क्या चाह रहा है? केवल काइनेस्थेटिक शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना, फिजिकल एक्टिविटी वाले सभी शिक्षण शैलियों के छात्रों को पूरा करना, अपने छात्रों के बीच में लोकप्रिय होना है, समय पास करना। हमें पता है कि टीचर यदि इस प्रकार से अलग अलग तरीके से एक्टिविटी करवा रहा है तो वो चाहता है कि सभी बच्चे अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स को कंप्लीट कर पाएं। तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो ये वाला तो नेगेटिव है CND, और केवल काइनेस्थेटिक, तो केवल लगाना भी एक तरीके से नेगेटिव है कि सिर्फ आप काइनेस्थेटिक बच्चों के बारे में ही सोच रहे हो। अच्छा, आप दूसरे बच्चों के बारे में नहीं सोचोगे, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाले होंगे उनके बारे में नहीं सोचोगे, तो वो भी आपका एक तरीके से नेगेटिव होगा। तो बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को ज्यामिति शब्दों और उसके अर्थों को याद करने में कठिनाई के साथ साथ छात्रों की मदद करने के लिए क्या करना चाहिए? वो बच्चों को प्रोत्साहित करे ग्रुप एक्टिविटी करने के लिए, रटकर याद करने पर जोर दे, या बहुत सारी गतिविधियों का प्रयोग करे लाइक क्रॉसवर्ड, पजल, है ना, इन सारों का प्रयोग करे, या ज्यामिति शब्दों की परिभाषा पर छात्रों का एक टेस्ट ले ले। तो आपको पता है कि कोई हमें एक रियल लाइफ वाली एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ये तो समूह चर्चा फिर भी ठीक था, ये आपका नेगेटिव है और ये आपका नेगेटिव। अब C और A में से आपको एक सिलेक्ट करना था कि ग्रुप डिस्कशन को एक बढ़ाया जाए आगे और मोटिवेट किया जाए बच्चों को करने के लिए, या बहुत सारी गतिविधियाँ, एक एक्टिविटी करवाई जाए जिससे बच्चे जो है जियोमेट्री को यहाँ पर समझ जाए, लाइक 10 ग्राम वगैरह हम लोग देखते हैं ना, बच्चों को जियोमेट्री समझाने के लिए हम लोग 10 ग्राम का प्रयोग करते हैं। तो ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिक्सो वगैरह का प्रयोग हम लोग यहाँ पर बच्चों को सिखाने के लिए कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे बात करेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को पढ़ाना है, तो शिक्षक का कौशल जो है प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होगा? मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, बेलन तथा शंकु का आयतन आप पढ़ा रहे हो। बेलन का आयतन क्या होता है? πr² होता है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2πrh होता है। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो 2πr+h होता है। तो इसी तरीके से आप पूरा सिखा रहे हो, तो बच्चे को यदि एक बेसिक ज्ञान यदि इसका देना है तो क्या शिक्षार्थी एक बेलन और शंकु के अभिलक्षणों में भेद कर पाएगा, इसकी आकृति को बना पाएगा? एक बेसिक यदि जानकारी की बात करें, अगर पहली बार बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। तीसरा है, शिक्षार्थी बेलन तथा शंकु के आयतन और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके सूत्रों को याद कर पाएगा, इसको पिघलाकर प्राप्त करा जाएगा कि ऊंचाई को प्राप्त करना। तो देखो बेसिक जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है तो हम बच्चों को सबसे पहले आकृति दिखाते हैं। अब जब आपने पहली बार स्कूल में 6th क्लास के अंदर जब बेलन को देखा था तो इस तरीके का आपके टीचर ने आपको बना कर दिया होगा। ठीक है, ये 2 सर्कल 2 वृत्त से मिलकर बना होता है, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसका हम लोग बोलते हैं 2πr होता है। ठीक है, ये इसका आयतन πr² होगा। तो पहले आपको इसकी आकृति दिखाई जाती है, पूरा आकृति को समझाया जाता है, ये आकृति कैसे बनी है। फिर इसी तरीके से आपको शंकु भी दिखाया जाता है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू होती है, आकृति से शुरू होती है। तो ये इसका क्या होता है, एक बेसिक नॉलेज होता है। तो शुरुआती आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपको यहाँ पर इस पैटर्न को पहचानना है, रीजनिंग का प्रश्न है ये। O T K Q G और 2 सीरीज आपकी यहाँ पर छोड़ रखी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट हो सकता है। इसमें और कुछ मिस हो गया है क्या, एक सेकेंड। यस, ZSW आगे का भी होगा, क्योंकि इतने से नंबर से पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर। JSWOTKQ G और 2 क्वेश्चन मार्क है, मतलब 2 आंसर आपके होंगे। तो या तो आपको नंबर याद है कि Z का नंबर 26 होता है, S का 19 होता है, आप ऐसे पहचान जाइए। या फिर यदि आपने डायरेक्टली अल्फ़ाबेट याद रख रखा है तो आप उसके थ्रू भी याद रख सकते हैं। जैसे Z से यदि हम लोग 2 कम करेंगे तो W आ जाएगा, W से 2 कम करने पर T आएगा, T से हम लोग 2 कम करेंगे तो Q आएगा, Q से 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि N, O और P, उसके बाद Q आएगा, Q के बाद R और S छूटेगा, ठीक है। उसके बाद आपका T आ जाएगा, T के बाद हम लोग देखते हैं U और V छूट के W आ जाएगा, और X और Y छूट के Z आ गया। मतलब 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, पूरा 2 का अंतर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता चल गया कि ये पहला वाला पद तो N है। अब N C हो सकता है या फिर N D हो सकता है, तो लास्ट वाला पद भी ज्ञात कर लेते हैं। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, ये कैसे निकाला जा सकता है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोगों को वही सीरीज चलानी पड़ेगी। S और O के बीच में कितने का डिफरेंस है, जब हम लोग बात कर रहे हैं O से, तो P, Q और R, मतलब कि इसमें चल रहा है 3-3 का डिफरेंस, ठीक है। तो 3-3 के डिफरेंस को हम लोग चला लेते हैं। O से K में फिर 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। K से G में भी H I J 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो आएगा वो भी कितने का होगा, 3 का ही डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर C होगा या फिर D होगा, तो देख लो C होगा तो D E F और उसके बाद आपका आ जाएगा G, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर क्या होगा, देखो 10 व्यक्ति जो है भोजन के लिए एक होटल में जाते हैं। उनमें से 9 व्यक्ति जो है 15-15 का खर्च किया। 10वें व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत के व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किया है, ठीक है। तो कुल धनराशि जो खर्च की गई है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो 10 व्यक्तियों के भोजन, देखो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ कंसीडर कर सकते हैं कि 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। और 9 व्यक्तियों ने कितना खर्च किया है, 15 रुपये खर्च किया। तो टोटल इन 9 व्यक्तियों ने 15 नाम 135 रुपये खर्च कर दिए। और 10वें व्यक्ति, ये जो 10वां व्यक्ति था ना, इसने क्या करा है, सभी 10 व्यक्तियों का औसत, मान लो 10 व्यक्तियों का औसत कितना है, x है, ठीक है। 10 व्यक्तियों का औसत कितना हो गया, x रुपये हो गया। अब इसने क्या करा है, इसने ये चीज़ करी है कि 10वें व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों के, ये जो 10th नंबर वाला औसत है, ठीक है, 10 व्यक्तियों का जो औसत था x रुपये था, इससे 9 रुपये अधिक खर्च किया है। तो अब आपको बताना है कि टोटल धनराशि जो है यहाँ पर कितनी खर्च की गई है। अब आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर एक इंसान ने कुछ खर्च किया तो 10 लोगों ने टोटल x रुपये खर्च किए, तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे। तब टोटल पैसे इतना खर्च हुआ है। और उसमें से हमको दिया हुआ है कि 9 लोगों ने 135 रुपये खर्च किए थे, क्योंकि 9 × 15, और 10वें ने कितने खर्च किए, x + 9 रुपये खर्च किए, और टोटल कितने हो गए, 10x रुपये हो गए। तो ये बन गई इसकी इक्वेशन, ठीक है। 135 और 9 कितने होते हैं, 144 होते हैं, और 10x में से x गए तो 9x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 9, 9 × 54, तो x की वैल्यू 16 आ गई। अब हमें निकालना क्या था, कुल धनराशि कितनी खर्च की गई है। तो 10x रुपये की धनराशि खर्च की गई है, तो x की वैल्यू 16 है, तो 160 रुपये जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन बन गई तो आंसर आ जाएगा। 9 व्यक्तियों ने 135 मतलब 15 रुपये खर्च किए, तो ये 9 × 15 आपका हो जाएगा, ठीक है। और 10वें व्यक्ति ने, हमने एवरेज मान लिया कि x होगा, तो 10वें व्यक्ति ने टोटल एवरेज से 9 रुपये अधिक खर्च किए। और ओवरऑल यदि पैसों की बात करें तो ओवरऑल पैसे 10x हो जाएंगे। तो ये 135 + x + 9 विच इज़ इक्वल टू 10x, 144 इज इक्वल टू 9x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, और टोटल पैसे निकालने को बोला था तो 160 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और यदि इसने ये बोल लिया जाए कि 10वें व्यक्ति ने कितने रुपए खर्च किए, तो आपको पता था x + 9 खर्च किए, मतलब 16 और +9 यानी कि 25 रुपये खर्च किए, और बाकी सब ने 9 लोगों ने 15-15 रुपये खर्च किए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका वही आंसर वापस से आ जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
ये रहा आपका प्रश्न। क्या दे रहा है इसके अंदर कि एक जो आयताकार उद्यान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का अनुपात है। यदि साइकिल चला रहा एक व्यक्ति जिसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, उद्यान की सीमा का 8 मिनट में चक्कर लगा लेता है, तो आपको बताना है कि उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 मिनट है, और हमसे पूछा कि तुम वर्ग मीटर में निकालो, मतलब कहीं ना कहीं वो कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो 12 किलोमीटर को यदि हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो 5/18 का गुणा करते हैं, या फिर किलोमीटर को करना है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा करिए, और घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60/60 का करिए। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 5/18। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग ट्रेन वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो मोस्टली यही चीज़ लगानी होती है कि मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 कर लो, और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 कर लीजिए। ठीक है, तो ये हम लोगों की आ गई इसकी स्पीड, है ना, मीटर प्रति सेकंड में आ गई है। बेसिकली बात करो तो ये स्पीड हमारी मीटर प्रति सेकंड में है, और हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप की यदि बात की जाए, या फिर बेसिकली हम लोग बात करें कि हम लोगों को टोटल क्या निकालना है कि इसका परिमाप कितना होगा, क्योंकि 8 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है वो। ठीक है, तो 12 × 5/18 8 मिनट है, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये 8 × कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। काय से कट रहा है ये, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 से ये 20 टाइम्स कट जाएगा, 5 दूना 10 और 8 दूना 16, 160। तो ये कितना आ गया, 1600 मीटर, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1600 मीटर हम लोग इसका कंसीडर कर सकते हैं कि ये 1600 मीटर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये निकालना है परिमाप। ठीक है, तो परिमाप कितना आ गया, 1600 मीटर का आ गया। और आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। 2 और लंबाई हमने मान लो 3x है, चौड़ाई 2x है, 3x + 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 800 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5x। x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लंबाई निकालने की बोलिए, तो लंबाई 3x है और चौड़ाई आपकी 2x है, तो 3x मतलब 3 × 160, 2 × 160, तो 16 दूना 32 और 16 तिया 48, 480 और 320 जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई है। लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई × चौड़ाई, मतलब आप 480 में यदि 320 का गुणा कर पाते हैं तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको हटा देते हैं, 480 में 320 का गुणा करिए और बताइए क्या आंसर यहाँ पर आया था। पीछे 2 0 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन नन ऑफ दिस भी हो सकता था, तो इसका इसमें गुणा करके देख लेते हैं, वही 1536 ही आएगा। 8 दूना 16, 4 दूना 8 और 1 9, और 8 तिया 24, 3 23, 4 तिया 12 और 3 15, 1536 00 जो है इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने क्या किया, यदि ये क्वेश्चन नहीं बना था तो हमने सबसे पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटा को वर्ग मीटर में चेंज कर लिया, तो 5/18 का हम लोगों ने यहाँ पर गुणा कर लिया, जिससे ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया था कि एक चक्कर लगाने में उसको 8 मिनट लग रहे, यानी कि 480 सेकंड लग रहे, क्योंकि ये भी सेकंड में तो इसको भी सेकंड में बदल लीजिए। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा टोटल 1600 मीटर का हम लोगों का पेरीमीटर परिमाप बनेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई 3:2 के अनुपात में, मतलब ये 2 और 5x के अनुपात में हो गया। ये हो गया हमारा 10x और ये हो गया 1600, तो x की वैल्यू 160 आ गई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 3x थी तो 48 हो जाएगी, और चौड़ाई 2x थी तो ये कितनी हो जाएगी 320। क्षेत्रफल निकालना है तो 480 का 320 में गुणा करेंगे तो 1536 00 आएगा। ओके, चलो आगे बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो a का 90% बराबर है b के 30% पे, और b बराबर है a का x%, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो a का 90% यानी कि 90% ऑफ a विच इज़ इक्वल टू 30/100 ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें 100 से 100 को कट कर लो, और a अनुपात b, मतलब a यहाँ पर रहने दो, b को इसके नीचे लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या चीज़ें हो जाएगी। अब ये 30 इधर है इसे, 90 इसके नीचे आ गया, मतलब इसको यदि कट करेंगे तो 30 या 90 होता है, मतलब a और b का रेशियो कितना हो गया, 1:3 का हो गया। और हमसे एक चीज़ और दी गई थी कि b बराबर है a के x% के, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो b और a का जो रेशियो है वो हो रहा है x/100। यहाँ पर बात करें a और b की वैल्यू रख देते हैं 1:3, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है b और a, तो 3 और 1 रख दिया, x/100 रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई, जो कि आपको ऑप्शन में दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। एक बार और देख लो, a का जो है 90/100 इक्वल है b के 30/100 के, यानी कि 100 से 100 कट गया, 90a इज़ इक्वल टू 30b।
यानी कि ए और बी को ऐसे लिखे तो 3:9 का अनुपात, यानी कि 1:3 का अनुपात है ए और बी के अंदर, ठीक है। और एक कंडीशन और क्वेश्चन में ही दे रखी थी कि बी जो है वो ए के x% के बराबर है, ठीक है। तो बी और ए का रेशियो कितना हो गया, x/100 का हो गया, है ना। ये कितने का रेशियो हो गया, x/100 का। और इधर इसकी बात करें तो ये कितने का रेशियो होगा, 3:1 का रेशियो हो गया, ठीक है। तो x = 300 डायरेक्टली अगर यहाँ पर समझ आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 300 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बात कर रहे हैं। इसमें ये रूट वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको ये पूछा गया था, इसमें ये रूट दिखा नहीं होगा आपको प्रश्न के अंदर, ठीक है। तो एक वर्ग का जो विकर्ण है वो 12√2 है, ठीक है। तो अपन को यहाँ पर क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। बेसिकली यहाँ पर ये रूट हट गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, a√2 होता है। और अभी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है 12√2। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। जब इसका क्षेत्रफल निकालने को बोला जाए तो आप a² करेंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे। और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप +1 पॉइंट कंसीडर कर लेना क्योंकि क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो 144 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब रीजनिंग का एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आनंद शशांक से बड़ा है, ठीक है। धनश्री जो है सीमा से छोटी है। अब ये धनश्री जो है ना, सीमा बड़ी, मतलब जो बड़ा होगा उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, है ना, और जो छोटा होगा उसको नीचे की साइड लिखते हैं। एक बेसिक हम लोग बोलते हैं ना, चीज़ें कंसीडर करने के सेंस में, ताकि हमें समझ आ जाए जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे टॉप पर लिखेंगे। तो यहाँ पर बोला है आनंद शशांक से बड़ा है, तो मैंने आनंद को ऊपर लिख के शशांक को नीचे लिख दिया। लेकिन रोहन से छोटा है, लेकिन आनंद जो है रोहन से छोटा है, तो रोहन को ऊपर लिख दिया क्योंकि रोहन जो है आनंद से भी बड़ा होगा। धनश्री जो है सीमा से छोटी, अभी सीमा है, इससे छोटी कौन है, धनश्री है। लेकिन धनश्री जो है राजश्री से बड़ी है, तो इसके नीचे हो जाएगा राजश्री, ठीक है। तो ये दो अलग अलग एक सिचुएशन बन गई है। यदि राजश्री जो है शशांक से बड़ी है, अब शशांक से बड़ी राजश्री यहाँ पर है, तो अब राजश्री यहाँ पर भी हो सकती है, आनंद के ऊपर भी हो सकती है, रोहन के ऊपर भी हो सकती है। तो हमें ये नहीं पता है कि इन तीनों की पोजीशन इस सिचुएशन में कहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, अब रोहन भी बड़ा हो सकता है, सीमा भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आपका यहाँ पर आंसर होगा लाइक कांट डिटरमाइन। आप पता नहीं कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। कम से कम एक सिचुएशन और यहाँ पर देनी थी, एक कंडीशन और देनी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है दिशा संबंधी, डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन है। महेश जो है पूर्व दिशा की तरफ 30 मीटर चलता है, यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर वह मुड़कर अपने दाहिने 20 मीटर चलता है। इसके दाहिने मतलब दायां इधर होगा और बायां जो है ऊपर की साइड होगा, तो ये दायां मुड़ा है। फिर वह दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। ये 30 इतना था तो ये 30 इतना हो गया, 30 मीटर चलता है। अब वो अपने गंतव्य स्थान से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में, मतलब ये बंदा अभी जो है महेश यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो अपने गंतव्य स्थान से कितनी दूर है, तो ये दूरी। अब ये दूरी कितनी है, ये दूरी हम लोगों की 20 मीटर है। और अभी वो कौन सी दिशा में है, अभी यहाँ से अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से कंसीडर करें तो बंदा अभी दक्षिण दिशा में खड़ा हुआ है, तो 20 मीटर दक्षिण जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम को ड्रॉ करना था। ये इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। इसके अंदर 30 गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर वो अपने फिर से दाएं मुड़ा और वहीं पहुँच गया, लेकिन दिशा में परिवर्तन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा था कि किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, 44% छात्रों ने गणित लिया और प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जिसने कुछ भी नहीं लिया होगा, मतलब इन दोनों में से ही सिलेक्ट करना था, या तो आप जीव विज्ञान लो या फिर क्या बोलते हैं मैथ्स लो, है ना, मैथ्स या बायो, दोनों में से एक लो। और 40% ने दोनों ही ले लिया। मतलब ये 11th-12th वाले ऐसे बच्चे थे जो मैथ्स भी पढ़ रहे थे और साथ में बायो की क्लासेस भी अटेंड कर रहे थे। तो हमें बस इतना बताना है कि टोटल उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो आप इसको इस वेन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 72% छात्र जो हैं इन्होंने जीव विज्ञान लिया है, ठीक है। और ये 44% जो छात्र हैं इन्होंने यहाँ पर बोल सकते हैं गणित लिया है, ठीक है। ये गणित वाला, ये जीव विज्ञान वाला। और ये जो दोनों में कॉमन है, इन्होंने बोला है कि 40% छात्र जो है इन्होंने दोनों को यहाँ पर लिया है। तो अब आप इसको ये मान सकते हैं, क्योंकि पूरा परसेंटेज में तो मान लेते हैं 100% इस क्लास के अंदर स्टूडेंट होंगे, ठीक है। 100% टोटल है। अब इसमें से 72 ने जीव विज्ञान ले लिया है, 44 ने क्या ले लिया है,
मैथ्स ले लिए, तो टोटल कितने हो गए ये 4 2 6 7 और 4 11, टोटल 116% है। और हम लोग ये मान रहे हैं कि 100% स्टूडेंट है, मतलब 16% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथ्स भी लेकर बैठे हुए हैं और बायो भी लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करें कि क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा था कि 40% है, तो हम लोगों का जो अजम्पशन था 100% का, उसके हिसाब से आंसर आया 16, तो 40 16 के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर होगा? तो ये 8 से कट रहा है क्या? 8 दूना 16, 8 5 40, 5 दूना 10, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है क्या? यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ था 40% ने दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पर ले रखे हैं, तो 40 यदि यहाँ पर हम लोग माने कि 16 के बराबर है, 16 सही निकाला ना, 100 और 116 16% का डिफरेंस है, ठीक है। तो 40 16 के बराबर है, तो ये टोटल जो है कितने के बराबर हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 5 40, अच्छा 2 5 10, राइट, ये 100 को कट करने में दिक्कत होगी, 2 5 10, तो 5 5 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पर 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया है और 44% छात्रों ने ये बायो और ये मैथ्स, और ये जो हमारे 40% है इन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट को यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग यदि यहाँ पर बात करें कि हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 100%, क्योंकि कोई भी नंबर आपको दे नहीं रखा है, सब कुछ परसेंटेज में ही है। 100% टोटल है, जिसमें से 72 और 44 ने मैथ्स और बायो लिया, मतलब टोटल 116% लोगों ने। ये परसेंट की ही बात हो रही, क्योंकि ये 72% है और ये 44% है, ठीक है। और टोटल हमारे पास स्टूडेंट तो 100 ही है, 100% ही है, तो ये 116 में से यदि 100 हटा दिए तो ये 16% के बराबर है। और ऐसे यदि हम लोग प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में 40 के बराबर है, और हमने जो वैल्यू अज्यूम करी थी वो 16 थी, ठीक है। 40 16 के बराबर है, तो टोटल 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 5 40, 2 5 10, 250 के बराबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है 5 मीटर है। एक वर्ग का विकर्ण है, अब हमें वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला पता है, a√2 होता है। इसकी लंबाई 5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप एक भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5√2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 5/√2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। 25 का 12 में भाग लगाएंगे तो 12.5 आ जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे हम लोगों ने वो कीड़े वाला भी क्वेश्चन किया था। विकर्ण हम लोगों को दिया हुआ है तो a√2, ठीक है। तो a√2 कितने के बराबर है? 5 के, तो 5/√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। या तो √2 की वैल्यू रखो या फिर एज इट इज रहने दो, आसानी हो जाएगी। √2 का याद नहीं रखना पड़ेगा और गुणा भाग भी नहीं करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 से कट जाएगा, 12.5 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन और इसका जो वक्र पृष्ठ है वो बिल्कुल समान है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? देखो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, अब आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, ठीक है, ये बेलन का आयतन हो गया। और वक्र पृष्ठ पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं पूछा है, सिर्फ वक्र पृष्ठ पूछा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh, ठीक है। और इसने बोला है कि इन दोनों की वैल्यू बराबर है, मतलब कि πr² इज इक्वल टू 2πrh, ठीक है। तो कट करने की प्रोसेस करते हैं, पाई से पाई को काट देते हैं, आर से एक आर को काट देते हैं, एक आर बच रहा है, ठीक है। एच से एच को काट देते, तो इधर क्या बचा? इधर बचा मेरा आर, और इधर क्या बचा? 2। आपको बताना था त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या 2 है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये किया, बस आपको फॉर्मूला लगाना था कि πr² जो है आपके 2πrh के बराबर है, तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें कट जाएगी। 2 एकक मतलब एक कांस्टेंट, 2 आपका वैल्यू आ जाएगी त्रिज्या की। अब वो मीटर हो सेंटीमीटर हो वो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों ही इक्वल थे और एकक हमें दे रखा है। गणित शिक्षण में प्रेरणात्मक सिद्धांत, मतलब बच्चे कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, अभिप्रेरित हो सकते हैं। सक्रियता, जब वो एक्टिव लर्नर की तरह पार्टिसिपेट करे, और सजीवता के गुण उनमें हो, तो बिल्कुल सही बात है, सक्रियता सजीवता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ इंडिया का कोड 125 है, इंग्लैंड का 343 है, तो न्यूजीलैंड का कोड यहाँ पर क्या होगा? तो देखो इंडिया का कोड, तो इसमें आप देख सकते हैं, मतलब आप जितने भी कैलकुलेशन लगाए, लाइक आई का नंबर 9 होगा, एन का 13 होगा, डी का 4 होगा, इन सबको जोड़ो, फिर उसको देखो क्या 125 आ रहे हैं, इन सबका गुणा करो। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ। देखो इंडिया में कितने वर्ड है? 5 वर्ड है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा,
ठीक है। इंग्लैंड में कितने वर्ड हैं, काउंट करो, 3, 2, 5, 2, 7 है ना, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूजीलैंड में 3 और ये 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 7 और 3 10, टोटल 10 वर्ड है, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। तो इसका करेक्ट आंसर आप सही करना 10,000 यानी कि 1000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका डायरेक्शन वाला है। ए और बी दोनों जो है एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। ए जो है, चलो पहले यहाँ पर दिशा बना लेते हैं, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है। अब ए ने क्या करा, दक्षिण दिशा की ओर 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर वह अपने दाहिने साइड मुड़ जाती। अब वो अपने दाहिने साइड मुड़ गई है, ठीक है, वो इस साइड मुड़ गई, दाहिना इधर ही होगा, ठीक है। अब इसने क्या करा, यह अपने दाहिने साइड मुड़ गई और फिर क्या करती है, और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती, ठीक है। ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया, ए ई मतलब कि ए का एंडिंग पॉइंट, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे बी उत्तर दिशा की, और उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो बी ने क्या करा, बी भाई साहब चले उत्तर दिशा की तरफ, ये चल गए बी उत्तर दिशा की तरफ, मतलब ये सीधे सीधे जा रहे हैं, मुझसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। बी उत्तर दिशा की तरफ 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं, फिर ये अपने पश्चिम की तरफ मुड़ जाते हैं। पश्चिम किधर होता है, इस दिशा में होता है, तो ये अपने पश्चिम दिशा में मुड़ गए और 4 किलोमीटर तक ये क्या करते हैं, ये 4 किलोमीटर तक पश्चिम दिशा की ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं, ठीक है। ये 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं, ये 5 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस 5 है, तो ये भी 5 ही है। अब ये अपने बाईं तरफ मुड़े, ठीक है, ये इनका बायां इधर होगा। अब ये अपने बाईं तरफ मुड़ जाते हैं और 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं। अब आप ये देखो, जो मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट की थी चीज़ें, ये यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये यहाँ तक 3 किलोमीटर है, और ये उससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर 1 किलोमीटर और चल लेते हैं, मतलब 4 किलोमीटर चल गया है। अब आपको बतानी है कि ए की स्थिति से अब जो है बी कहाँ पर है, तो ये हमारा बी का एंडिंग पॉइंट है। ए की स्थिति से बी जो है कौन सी दिशा में, बी है उत्तर दिशा के अंदर, क्योंकि ऊपर की साइड हमारी होती है उत्तर दिशा, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ही है, उत्तर पश्चिम या उत्तर दक्षिण में ये नहीं है, तो उत्तर दिशा वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। लेकिन कितनी दूरी है वो भी बताना है। तो देखो ये टोटल कितनी दूरी थी, 8 थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है 3 किलोमीटर ऊपर से चल के आ गया है, 1 किलोमीटर पहले ही चल लिया है, ठीक है, तो इसको तो आप पूरा हटा दो, ठीक है। ये 3 तो पूरा चल गया। अब 8 में से इसने 1 किलोमीटर पहले ही चल लिया, तो कितना किलोमीटर और चलना बाकी रह गया, 7 किलोमीटर और चलना बाकी रह गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ में आया कैसे कि आप चाहें तो एक बार वो डायग्राम को